Good morning, students. So till yesterday we had seen the basics of alternating current. We had seen what will be the formula for the current and the EMF for a simple resistance circuit. When AC is applied to a resistance, what will be the formula for I and what will be the formula for V? Also, what will be the formula for average power? देखा था ना कल? Okay. We had discussed yesterday that the average current for an AC for full cycle is 0. है ना? Full cycle is important. यानी कि average current for a full cycle क्या है ये वन ऑसिलेशन है ये. यानी अगर जनरेटर एक बार एक कंप्लीट राउंड घूमेगा तो हमको कैसा करंट का कर्व कैसा मिलेगा, ऐसा है साइनोसॉइडल वन वेव. तो इसका अगर मैं निकालूं टोटल वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसका निकालेंगे तो आई एवरेज क्या आएगा यहाँ पे, है ना, दैट इज फॉर फुल साइकिल, है ना. लेकिन हमको करंट की वैल्यू तो चाहिए, एवरेज ज़ीरो नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको फुल साइकिल ना लेके हम हाफ साइकिल लेंगे. क्या लेंगे इसका, हाफ साइकिल. यानी अगर ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू t/4 वेर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, तो मैं क्या लूँगा 0 से t/2 तक व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट. अंडरस्टूड, है ना. मैं इसका एवरेज निकालूंगा ना कि फुल साइकिल का. फुल साइकिल का तो 0 है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ का निकालूंगा. अब कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट? हाँ, I²R. उतना दूर ना जाएं, थोड़ा सा पास ही रहें. चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट? I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt, है कि नहीं. I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt एंड I इज ऑल्सो इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, where I0 is the peak current. ठीक है, ये दोनों आप देख लो. अब मैं यहाँ पे इसको मैं पहले चार्ज निकाल लेता हूँ, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ना. टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ dQ इज इक्वल टू I dt. लिख सकते हैं ना, dQ इज इक्वल टू I dt. टोटल चार्ज निकालना है तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूँ. So to find the total charge, what we'll do? We will integrate both the sides. So if I integrate dq, what will I find? Q, है ना. इधर मेरे को क्या चाहिए, हाफ साइकिल तक चाहिए, है ना. तो इसको इंटीग्रेट मैं कहाँ से करूँगा, 0 to t/2. है, so I will integrate it from 0 to t/2 I dt. Is this clear? Okay, and I'll put the value of I here. What is the value of I0 sin omega t. तो मैं इधर रख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इधर से आ जाते हैं इधर. Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 t/2 I0 sin ओमेगा t dt. Is this clear? Now I0 is maximum and it's a constant, तो I0 बाहर आ जाएगा. I0 इंटीग्रेशन 0 to t/2 sin ओमेगा t dt, है ना. अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखेंगे तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t प्लस उसमें एक और चेन रूल लगेगा, तो ओमेगा टी का भी हम इंटीग्रेट करें तो 1/ओमेगा आ जाएगा.
1/ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा t/2 0। क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस आई नॉट एक बार कॉस टी की जगह t/2 और ओमेगा को भी बाहर ले लिए, ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी है ना, माइनस कॉस 0 है ना। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो मैं यहाँ पे माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ये कैंसल, तो माइनस आई नॉट ऑन ओमेगा कॉस पाई माइनस 1। ठीक है। अब कॉस पाई होता है -1, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। इधर लगा दूं, इधर मिटा के, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू -2। तो क्या हो गया, 2 I0 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं 2π/t भी रख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2π/t, यानी 2I0 2π इंटू t, 2 कैंसिल, I0 t अपॉन पाई। यही आ गया क्या? ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये Q है, ये टोटल चार्ज है। क्या है ये, है ना। अगर मेरे को एवरेज क्या चाहिए, करंट, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल टाइम से, और टोटल टाइम क्या है, t/2 है ना। तो I विल बी इक्वल टू Q/t। Q क्या है, I0 t अपॉन पाई, और ये क्या हो गया, डिवाइड बाय t/2। आ गया ना, ये तो t कैंसिल, ये t कैंसिल, 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। सो इंस्टेंटेनियस कर या एवरेज, इसको क्या लिखूंगा मैं, I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, या फिर सीधे सीधे अगर वैल्यू में लिखें तो I एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I0। क्या लिख सकते हैं इसको, I एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I0। उसी तरीके से E एवरेज, EMF एवरेज, उसको क्या लिख सकते हैं, 0.637 V0। ठीक है। तो यहाँ मिटा के मैं दोनों फॉर्मूला को लिख देता हूँ, है ना। I एवरेज इज इक्वल टू 0.637
आई नॉट और वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 वी नॉट, एंड दिस इज फॉर हाफ साइकिल एवरेज. ये क्या है? हाफ साइकिल एवरेज. फुल साइकिल एवरेज में आई विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम वी एवरेज की जगह ई एवरेज भी लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ. Now let us discuss the root mean square or effective current. Root mean square current, RMS current और effective current. तो पहले तो उसका डेफिनेशन आप समझिए कि क्या होता है. सपोज एक डीसी सोर्स है ना, डीसी सोर्स है, मे बी से 2 वोल्ट सोर्स, एंड व्हेन अ रजिस्टर इज अप्लाइड टू अ डीसी सोर्स, या हो सकता है एक बल्ब हो, है ना. अगर एक डीसी सोर्स है 2 वोल्ट का, इस पर मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, तो क्या होगा? जलेगा. जलेगा तो क्या होगा? हाँ, वर्क डन. वर्क डन, वर्क होगा ना उसमें, लेकिन दैट वर्क विल बी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. द वर्क विल बी, हाउ विल बी फाइंड आउट कि ये वर्क डन है? गर्म हो जाएगा. रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से अगर करंट पास होगा तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी, और वो कैसे? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इज दिस क्लियर? है ना. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्क डन विल बी आई स्क्वायर आर टी, वेयर टी इज द टाइम. जितनी देर तक वो गया, यानी जितनी देर तक ये पास हो रहा है करंट इससे, तो वर्क डन विल बी, और इसको मैं जूल्स हीटिंग भी बोलता हूँ. यही जूल्स हीटिंग है. लेकिन जब मुझे कंपेयर करना है भाई, यही वर्क अगर मेरा एसी करे, एसी करंट करे, अब इसमें इजी है, क्योंकि क्या है, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? डीसी में तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन मैं अगर यहाँ पे एसी लगाऊंगा तो मैं ये बता नहीं सकता कि करंट का डायरेक्शन क्या है. बता सकता हूँ क्या? क्योंकि एक बार वो इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा. अच्छा, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते एसी करंट को. नॉर्मल गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, दूसरे बार मैग्नेटिक फ्लक्स उस डायरेक्शन में. तो आपको क्या कांटा हिलता हुआ दिखेगा क्या गैल्वेनोमीटर का? हिलना चाहिए ना. एक बार करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और उसके बाद ऐसा फ्लो हो रहा है, तो एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे होना चाहिए. नहीं होता है ना. भले कितना लो फ्रिक्वेंसी एसी लगा दें, वो नहीं होता. उसको समझ ही नहीं आता कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं. कांटा इतना कंफ्यूज्ड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इधर मुड़ूं कि उधर मुड़ूं, और वो हिल ही भी नहीं पाता, वो बीच में रहता है. तो करंट कैसे मेजर करेंगे? एसी करंट है. उसको मेजर करने का तरीका है, कल मैं अपने नोट्स में भेज दिया हूँ, है ना. उसको कैसे मेजर करते हैं? उसका एक स्पेशल गैल्वेनोमीटर आता है जो हीटिंग इफेक्ट से उसको निकालता है. उसको बोलते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर एमीटर. क्या बोलते हैं उसको? हॉट वायर एमीटर. इट मेजर्स द हीटिंग ऑफ द वायर, और उससे फिर वो करंट का वैल्यू बताता है. उसको क्या बोलते हैं? हॉट वायर एमीटर. आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे. बट हाउ डू वी मेजर द एसी करंट? बाय हॉट वायर एमीटर. नॉर्मल गैल्वेनोमीटर और एमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एसी करंट. नाउ what is RMS value? Root mean square value. It is the effective current, if we consider it in DC, which will give same heating which a AC current is giving. RMS value क्या है? उसको इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं. यानी
अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं, यानी एसी करंट जितना हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है उसको मैं डीसी करंट से, एक स्टेडी करंट से उसको इक्वेट कर दूं, तो जो आई इफेक्टिव है उसको हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। समझ में आया? क्या समझ में आया, समझाओ। क्या समझ में आया? है ना, मैंने बोला भाई ये एसी लगाया मैंने और इससे जितना वर्क करवाया, हीट कर रहा है यानी जितना वर्क करवाया, अगर उसी सर्किट में अगर मैं डीसी लगा देता और उसमें जितना वर्क होता तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता उस वर्क को करने के लिए, वही आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव करंट। समझ में आया? आप क्या आया भाई समझ में? जितेश, मैं फॉर्मूला पढ़ दूंगा, ये डेफिनेशन पढ़ दूंगा, पढ़ तो दिया लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना आपको। लेट मी रीड द डेफिनेशन। रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी is defined as that value of a direct current which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time. It is denoted by IRMS or IEFF, I effective. अब आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया, हो गया ना कंफ्यूज? सपोज एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ 10 ओम, 10 ओम, है ना। सपोज मैं बोला कि इसको 10 सेकंड के लिए पास किया है ना, और मैं बोलता हूँ इससे कितना करंट पास हो रहा है। सपोज मैं बोलता हूँ 2 या 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो हाउ मच इज द वर्क डन हियर? है डीसी के लिए, स्टेडी करंट के लिए, डीसी के लिए कितना है? हाँ, आई कितना है? 1 का स्क्वायर, आर कितना है? 10 ओम, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड, 100 जूल। वर्क डन इज 100 जूल, है ना। अब सब कुछ वही है ना, 10 एम्पियर, 10 सेकेंड, आई पता नहीं, आई कितना है ना। तो मैं बोलूँगा भाई वर्क डन 100 जूल का वर्क हो रहा है। कितना वर्क जूल हो रहा है? 100 जूल का वर्क हो रहा है ना। आई नहीं मालूम, लेकिन 10 और 10, तो मैं बोलूँगा कि भाई थ्योरेटिकली आई विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द इफेक्टिव करंट, 1 एम्पियर इज द इफेक्टिव करंट या स्टेडी स्टेट करंट। लेकिन ये तो डीसी है, लेकिन एसी में तो मेरा आई वैल्यू होता है, आई वैल्यू होता है। तो मैं ऐसा क्या वैल्यू निकालूं आई का कि उसका इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो डीसी सोर्स का जो करंट है वो है इफेक्टिव करंट। उसके लिए मेरे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमको निकालना है ना। वह तो बहुत सिंपल, वैसे मैं हम लोग उसको यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया गया है 0.707 आई नॉट विल बी आई आर एम एस, है ना। 0.707 आई नॉट विल बी इक्वल टू आई आर एम एस। आपके बुक में ना निकाल के नहीं दिया है, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में वो नहीं दिया कि कैसे आया 0.707, हम निकाल लेते हैं, भले आपके कोर्स में ना हो, ठीक है। निकालने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसमें एक इंटीग्रेशन आएगा, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन रट्टा मार लोगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों भाई ऋषि, तो रट्टा मारेगा, है ना। सपोज हम ये बोलते हैं कि भाई एक स्मॉल वर्क डन किया एसी ने एट ए स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम,
एक स्मॉल वर्क डन किया, फिर क्या करेंगे हम, जितने वो स्मॉल वर्क डन को जोड़ के पूरे टाइम पीरियड के लिए कर लेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सपोज मैं बोलता हूँ एक स्मॉल वर्क डन है, उसको मैं बोल देता हूँ DH। AC के लिए बात कर रहे हैं अभी, है ना। ये स्मॉल वर्क डन कितना है, DH। उसको मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू I² R और स्मॉल टाइम के लिए DT। यही होगा ना स्मॉल वर्क डन, है ना। उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है तो I इंस्टेंटेनियस इंटू रेजिस्टेंस इंटू स्मॉल टाइम। इज दिस क्लियर टू यू, है ना। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो इसको DH। इंटीग्रेट यहाँ कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 0 to T कर देते हैं, एक साइकिल है 0 to T I² R dt। अब व्हाट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, H विल बी 0 to T I नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी R dt। तो इसमें क्या कर सकता है, I नॉट कांस्टेंट है, RB कांस्टेंट है, हाँ साइन स्क्वायर होगा, सॉरी साइन स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये समझ में आ गया। नाउ दिस H विल बी इक्वल टू, अगर मैं एक DC सोर्स लगाता हूँ तो उसका H क्या होगा, I इफेक्टिव स्क्वायर R और T, इतना ही होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा I नॉट R इंटीग्रेशन ऑफ 0 T साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। तो ये इधर से ना R और ये R कैंसल, ठीक है। I स्क्वायर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन T, इधर ले आया, है ना, और 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। अब इसको ना या तो रट लो या फिर समझ लो, इसकी वैल्यू आएगी T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। अगर मैं 0 to T लगाता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, T/2। वैसे करने वाले इसको कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और उसको आप 0 to T लगा दोगे तो आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को ज़रूरत नहीं है। तो I नॉट स्क्वायर T इंटू T/2, E T कैंसल, I इफेक्टिव इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2, है ना। और इसको लिख सकते हो आप 0.707 I नॉट। सिमिलरली V इफेक्टिव या E इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.707 V E नॉट। सो इज दिस क्लियर? ये अरे मैंने बोला ना इसका टोटल वैल्यू कितना है, T/2, तो मैं T/2 रख दिया, तो I नॉट स्क्वायर, इसको फिर रूट ले लेना भाई, दोनों साइड रूट ले ले। अब आया समझ में?
ये आई स्क्वायर है ना, मुझे आई चाहिए, तो मैं इधर रूट लूँगा तो इधर भी रूट लूँगा। तो ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 है, तो उसका रूट लेंगे तो क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर का तो आई नॉट हो जाएगा, ये 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो आई नॉट अपॉन रूट 2, एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.141 414। 1/414 क्या होता है, या 1/1.414 क्या होगा, 0.707। इज दिस क्लियर नाउ? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपके बुक में इसको करके नहीं दिखाए हैं, वो सीधे दे दिया है ना, Vm अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू Im अपॉन रूट 2 इंटू आर दिया है ना, और V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, नाउ आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं उसमें वोल्टेज रेटिंग दिया रहता है ना, 220 वोल्ट, ऐसा आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, लाइन से क्या आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, वो मैक्सिमम वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है कि मिनिमम वोल्टेज है? हाँ, आप क्या बोलते हो, वो मैक्सिमम वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है कि मिनिमम वोल्टेज है? मैक्सिमम नहीं है, कोई आइडिया नहीं। अरे भाई, हाँ जी जितेश क्या बोलते हो? आरएमएस। आप क्या बोलते हो? मिनिमम वोल्टेज। नो, आपको जो मिल रहा है दैट इज़ आरएमएस। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस की रेटिंग है, या वर्ल्ड ओवर में जो भी अप्लायंसेस की रेटिंग में जो नीचे पीछे लिखा रहता है ना कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो वो आरएमएस वैल्यू है। क्या है? आरएमएस वैल्यू। अगर वो आरएमएस वैल्यू है तो आपके घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज क्या आ रहा है बता सकते हो? कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है? 220 से कम आ रहा है कि 220 से ज़्यादा आ रहा है? अरे सीधे देख ले भाई, अगर ये 220 है और मैं निकालने क्या बोल रहा हूँ, आई नॉट 311 आता है, 310 311, हाँ 311। कैसे? ये कितना है 220.707 आई नॉट, तो क्या होगा आई नॉट 220 अपॉन 0.707 करके देख लो कितना आएगा, 311 वोल्ट, है ना। तो ऐसा मत मान के चलना कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। मैक्सिमम यानी 311 होगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एग्जाम्पल 7.1 लिख लो जिनके पास बुक नहीं है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt for a 220 volt supply. Find, first is the resistance of the bulb, then the peak voltage of the source, and third the RMS current through the bulb, है ना। पहले निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फिर पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, और फिर द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो सेकंड पार्ट तो मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट तो हो गया है आपका। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, तो वो कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है कि नहीं? तो आपको दिया क्या है, वी इफेक्टिव या वी आरएमएस, क्या दिया हुआ है? वो दिया क्या है, वी आरएमएस 220 वोल्ट, और मैक्सिमम निकालना है, यानी वी नॉट विल बी वी आरएमएस अपॉन 707, so that will be 311 वोल्ट। दिस इज पार्ट बी, हो गया। पार्ट ए, पावर दिया है, कितना है? बल्ब का पावर क्या है ना, P इज इक्वल टू 100 वाट, ठीक है। और V दिया है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना है, तो P इज इक्वल टू V के रिलेशन क्या होगा, V अपॉन आर, वी आर
P इज इक्वल टू V अपॉन R आई P आई स्क्वायर R बोली थी ना, है ना, और I है ना है V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैंसल, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R निकालो। टू 20 स्क्वायर अपॉन 100 कितना हुआ? 484 ओम। हाँ जी भूपेंद्र, आया समझ में? लास्ट पार्ट, RMS करंट थ्रू इट, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, 220 अपॉन 484 कितना हो गया? पता ही आएगा 0.484 0.454 कितना आएगा? 454 एम्पियर। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। The electric mains in a house are marked 220 volt 50 hertz. The electric mains in a house are marked 220 volt 50 hertz. Write down the equation for instantaneous voltage. Instantaneous voltage. This is a 1 mark question for CBSE. 1 नंबर का क्वेश्चन है CBSE का। इक्वेशन भाई साहब, वैल्यू थोड़ी है इसमें, तो इक्वेशन है सिंपल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF? हाँ, E नॉट इज इक्वल टू साइन, बस उसमें रख दो। E नॉट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? RMS दिया है, ERMS दिया है, उसके टर्म्स में लिख दो। चलो क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया है? हाँ, 220 जो वोल्ट दिया है वो क्या है? ERMS कितना दिया है? 220 वोल्ट। और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी, है ना, या F लिख दो या न्यू लिख दो, 50 हर्ट्ज, ये दिया है ना। और इक्वेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस EMF का? साइन ओमेगा टी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू 7 ERMS अपॉन 0.707 लिख सकते हैं ना। E नॉट को ERMS अपॉन 0.707 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते, इनको समझ नहीं आया है। अरे भाई साहब, ERMS इज इक्वल टू 0.707 E नॉट, ये होता है कि नहीं होता है? तो मैं E नॉट चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं? ERMS अपॉन 0.707 लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू कितना है? अच्छा अभी न्यू ही लिख देते हैं, इनटू टी। ये कितना है? 220 अपॉन 220 अपॉन 0.707
साइन 2 पाई 50t। 220 अपॉन 0.707 कितना हो रहा है? 311। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 311 साइन 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू 3.14 t, 314। E इज इक्वल टू 311 साइन 314 t। यही है आंसर, और इसका यूनिट लिख दो वोल्ट। है 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क क्वेश्चन है। 1.414 √2 की वैल्यू है 1.41। इतना को तो याद रखो, √2 √3 की वैल्यू को याद रखो। ठीक, चलो एक और सीबीएसई का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। एक डायग्राम दिया है और उसमें पूछा है कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, करंट का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट। रूट मीन स्क्वायर करना है बस आपको, रूट मीन स्क्वायर। उल्टा करो, इतना सोचना ही नहीं, जो रूट मीन स्क्वायर बस उतना ही करो ना। करंट का रूट मीन स्क्वायर RMS नाम ही है। पहले बताओ 0 to 1 में करंट कितना है? हाँ 2 एम्पियर। यहाँ कितना है? 2 एम्पियर। फिर 1 to 2 में कितना है? -2 एम्पियर, है ना। और 2 to 3 में कितना है करंट? 2 एम्पियर। तो पहले करेंगे स्क्वायर किसका? करंट का। 3 इंटरवल है ना, है ना, 3 इंटरवल है। तो I1 कितना है? 2 स्क्वायर। I2 कितना है? और I3 कितना है? तो रूट हो गया, ये स्क्वायर हो गया। फिर मीन कितने ऑब्जर्वेशन है? फिर इन सब का रूट। इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3। अब तो निकाल दो गधों। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। IRMS इज, जितेश भाई साहब ये भी करके दिखाऊं? ये 3 से ये 3 कट गया। अब ये रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना हुआ? 2 एम्पियर। ये भी CBSE में आया हुआ है, 1 मार्क क्वेश्चन, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप फॉर्मूला में घुसते रहते हो, I = I0, ऐसा सिर्फ ग्राफ देख के बता सकते हो आप। If the effective value of current in 50 Hertz AC circuit is 5 ampere, if the effective value of current in 50 Hertz AC circuit is 5 ampere, what is part 1 the peak value of current, part 2 the mean value of current over half
cycle, the mean value of current over half cycle, and third, the value of current one upon 300 second after it was 0. The value of current 1 upon 300 second, 1 upon 300 second after it was 0. चलो let us see what is given. क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव करंट यानी क्या होता है? IRMS. क्या दिया हुआ है? IRMS कितना दिया है? फर्स्ट का आंसर 7 पॉइंट, यस करेक्ट, 7.07. IRMS दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? न्यू दिया है 50 हर्ट्ज. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? व्हाट इज द मैक्सिमम पीक करंट? पीक करंट क्या है? I नॉट विल बी इक्वल टू RMS अपॉन 707, या इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन 0.707 इज 1.414 √2 है ना. 1 अपॉन √2 होता है ना. ये 1.414 इंटू 5 तो कितना हुआ? 7.07 एम्पियर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बोला एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल. तो मैंने क्या बोला था? 0.637 I नॉट. इसका फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, 4.503 है ना. I एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I नॉट. तो ये I नॉट है. तो 0.637 इंटू 7.07, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई? 4.5 एम्पियर. थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था? एट टाइम t इज इक्वल टू 1/300. क्या दिया हुआ है? t इज इक्वल टू 1/300. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? यही दिया है ना. तो आप फॉर्मूला निकाल लो. I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई न्यू t. ओके. I नॉट कितना है? 7.07 साइन 2 पाई न्यू कितना है भाई? 50. और t कितना है? 1/300. तो 7.07 साइन 314 अपॉन 300. या π/3 लिखा है यहाँ पे, है ना. π/3. अच्छा, अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे? चलो π/3 की तो वैल्यू निकाल सकते हो ना. π/3 कितना है? 180 डिवाइडेड बाई 3 है. तो साइन 60 कितना होता है? 7.07 इंटू √3 1.71 कितना होता है? √3 71 ठीक है. √3 का वैल्यू बाय √3/2. इसकी वैल्यू आ रही है 6.12 एम्पियर. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो कभी? नहीं देखे हो? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करना आता है?
कभी देखे हो, कभी यूज़ किया है? ज़रूरत नहीं पड़ा, अब पड़ेगी। सो दिस इज द आंसर। चलो लेट्स गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ना है क्या? नहीं, मैडम तो आने वाली है क्या? कितना बोलिए? 12:15। टाइम क्या हुआ है? 11। चल 15 मिनट है ना। फेज़र डायग्राम देख लेते हैं अपन, फेज़र एंड फेज़र डायग्राम। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो भाई जोर से। हैं? इजी है और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फेज़र डायग्राम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मैंने जब आपको एसी करंट अप्लाइड टू रेजिस्टेंस है तो मैंने बोला था करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस, बोला था ना। कैसे पता चला इन फेस? है ना, हम करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कैसे उसको वेक्टर की तरह डिपिक्ट करें? वेक्टर की तरह डिपिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों को शो करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको फेज़र की तरह, एक रोटेटिंग करंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ जनरेटर। यस और नो? इट्स वैल्यू इंक्रीजेज और डिक्रीजेज according to the rotation of the coil of the generator. So what is phasor? A diagram that represents alternating current and voltage of the same frequency as rotating vectors, और rotating vectors को हम phasor बोलते हैं, as rotating vectors along with proper phase angle between them, and it is called phasor diagram और एरगेंट डायग्राम, है ना। उसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, हम एक एक्सिस लेते हैं, ये 0 है सपोज, है ना, एंड V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तो मालूम है आपको, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेडियस लेता हूँ, सपोज मैं V0 का रेडियस लिया, V, तो कितना हुआ उसका वैल्यू? V0 मैक्सिमम, है ना, और इसको हम घुमा रहे हैं। नाउ इट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। इट इज रोटेटिंग लाइक दिस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। जनरेटर में कैसे घूम रहा है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसकी? ओमेगा। तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वो स्वीप कर रहा है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो कितना एंगल स्वीप किया? ओमेगा टी। तभी तो आया ना ये साइन थीटा। किसी भी टाइम पे कितना एंगल स्वीप किया वो? ओमेगा टी, है ना। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इट इज हियर, तो ये कितना है? हट, जबरदस्ती 45, 60, 90 है, मैं अभी बताया ही नहीं हूं। यहां से ये कितना है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। यहां पे एंगल 0, या एंगल 90, या एंगल 180, या एंगल 270। समझिए इसको, है ना। अभी मैं सिर्फ क्या प्लॉट किया हूँ, अभी सिर्फ मैं वोल्टेज या ईएमएफ प्लॉट किया हूँ, है ना। मैं ई भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट। तो इस इंस्टेंट में, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो इसका प्रोजेक्शन है। इसको मैं इधर से लाइट मारता हूँ, सपोज इधर से
लाइट मारते हैं तो वो कितना है, ये ई है और यही तो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस वेक्टर को आप रिजॉल्व करो, इस वेक्टर को रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है कि नहीं है? तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? इस वेलोसिटी ईएमएफ का ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना। तो जैसे जैसे घूमेगा ओमेगा टी चेंज होगा। सपोज अभी एक दूसरे इंस्टेंट में ये यहाँ आ गया, अब ओमेगा टी ये है ना, और ये क्या है, ई नॉट ही है ना, ये तो रेडियस है ना, ये भी तो ई नॉट है। तो अब इसका प्रोजेक्शन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लैंक मत रहो, समझ में आ रहा है ना? नहीं आया, मैं समझ गया था, इतने जल्दी समझ में आएगा फेजर तो क्या बात है, मेरे को सालों लग गए। इस रेडियस को यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, मैं ज़ीरो एंगल से उसको 90 डिग्री एंगल में घुमाऊंगा तो मुझे ई इफेक्टिव कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलेगा ना यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे ज़ीरो है, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सिस में ईएमएफ नाप रहा हूँ तो अगर वो 0 डिग्री में है तो 0 है, मैक्सिमम कब मिल रहा है मेरे को, 90 डिग्री में मिल रहा है ना। तो ये इसको फेज़र से अगर मुझे डिपिक्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रोटेटिंग आर्म से दिखाता हूँ, यानी एक आर्म है मैक्सिमम ईएमएफ का, उसको मैं घुमा रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे है यानी 0 डिग्री में है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। इस फॉर्मूला में रखूँगा तो 0 मिलेगी, लेकिन अगर मैं डायग्रामेटिक दिखा रहा हूँ तो इसमें कोई उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं है ना। लेकिन वो थोड़ा सा एंगल में घुमा दिया, कितना एंगल, ओमेगा टी है ना, तब इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसके दो कंपोनेंट हो गए ना। अगर मैं इसको वेक्टर लेता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ईएमएफ को वर्टिकल कंपोनेंट में नाप रहा हूँ तो इसका ईएमएफ क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि आई हैव टेकन अ प्रोजेक्शन। क्या लिया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया, और कौन सा प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्या ले लिया मैंने, वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ऐसे डिपिक्ट कर सकता हूँ मैं, कर सकते कि नहीं। चलिए अब हमने जो देखा रेजिस्टेंस में या रेजिस्टर में, जब करंट जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फेज़र को मैं ऐसे ही डिपिक्ट कर सकता हूँ। यानी इनका एंगल हमेशा 0 0, 90 90, 180 180, 270 270, 0 0। यानी करंट जब वोल्टेज 0 पे है, 0 डिग्री पे है, तो वहाँ पे करंट भी 0 डिग्री पे है ना। जब वोल्टेज 90 डिग्री पे है तो करंट भी 90 डिग्री में। तो लैग तो नहीं कर रहा है ना, जैसे वोल्टेज दौड़ रहा है तो करंट उसके साथ दौड़ रहा है, उसके आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है, साथ दौड़ रहा है। तो अगर मैं ये रोटेट करवा रहा हूँ तो करंट भी ऐसे ही रोटेट करेगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये ई नॉट है तो यहाँ पे आई नॉट भी है ना। अगर ये यहाँ पे ई नॉट है तो आई नॉट भी यहीं पे है ना। तो ओमेगा टी दोनों का सेम रहेगा, यानी एंगल दोनों का सेम रहेगा ना। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब ये है ऐसा तो क्या है, वो तो घूमेगा साथ में। तो आगे जब हम पढ़ेंगे ना इंडक्टर में, तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाई 2 एंगल,
90 डिग्री से लैग करता है वो। जब आगे कल वाली क्लास में हम इंडक्टर, जब AC अप्लाइड टू इंडक्टर पढ़ेंगे ना, तो ये ऐसा ही डायग्राम रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर ये E0 है और ये ओमेगा टी है, तो I कैसे बनेगा? हाँ, इससे 90 डिग्री पीछे बनेगा, यानी ओमेगा टी माइनस π/2 ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फेज़र डायग्राम है। और मैडम यहाँ आ गई हैं, तो कल फिर कंटिन्यू करूँगा पूरा। ओके।